नमस्कार। राष्ट्रीय जागरण अभियान प्रेरित साप्ताहिक ब्रह्मनाथ चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आगे जाने से पहले हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट है। हमारी चैनल का उद्देश्य राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक मूल्यों की सोच को आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय जागरण अभियान हमारा राष्ट्रीय संगठन है और भारत की बात डंके की चोट पर कहना हमारा उद्देश्य है। आपसे प्रार्थना है कि इस मिशन में आप हमारे साथ जुड़िए। अपने राष्ट्रप्रेमी दोस्तों और परिजनों को भी इस चैनल से जोड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हो सके तो कमेंट करके हमें प्रोत्साहित कीजिए। राष्ट्र के नवनिर्माण के इस अश्वमेध यज्ञ में हम आपका साथ चाहते हैं। आप भी कुछ अपना योगदान जरूर दें। आइए दोस्तों, अब चलते हैं देश देशांतर में। पहले देखें चर्चा के मुख्य विषयों का विवरण। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय जागरण अभियान प्रेरित साप्ताहिक ब्रह्मनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सारी दुनिया में क्रिसमस का उत्सव उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, लोग आनंद विभोर है और मानवता और लोग हमेशा ऐसे ही रहें, ऐसी हमारी प्रार्थनाएं हैं और शुभकामनाएं हैं। सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, वैसे ही एक तरफ जहां उत्साह है तो दूसरी तरफ चीन से फिर से एक नया वेरिएंट निकला है और जो दुनिया को और मानवता को डरा रहा है। उसके लिए भी हमें बहुत सावचेती रखनी चाहिए और हमारे देश में हमारी सरकार ने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। उसमें हम सभी का आपको प्रार्थना करते हैं कि साथ दें और कोरोना को, जो एक भयंकर महामारी है, उससे हम सबको कुदरत बचाए रखे, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी भी एहतियात रखिए और सावधानी रखिए। दोस्तों, राष्ट्रीय जागरण अभियान हमारा राष्ट्रीय संगठन है और भारत की बात डंके की चोट पर कहना हमारा उद्देश्य है। आपसे प्रार्थना है कि इस मिशन में आप हमारे साथ जुड़िए, अपने दोस्तों और परिवारजनों को भी जोड़िए और राष्ट्र की इस हिलचाल में हमारा साथ दीजिए। दोस्तों, ये एक तरह से भारत के पुनर्निर्माण का अश्वमेध यज्ञ है। इसमें हम सभी को अपनी अपनी आहुति देनी है और अपना अपना कर्तव्य बजाना है। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इसमें शामिल रहिए। आपकी अपनी इस चैनल को, ब्रह्मनाथ को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। यह हमारा कोई व्यावसायिक कोई साहस नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं। आपका साथ मांग रहे हैं। दोस्तों, तो आइए चलिए पहले हम चलते हैं हमारे देश देशांतर में, जहां हम आज के मुख्य विचारों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं देश देशांतर में। नमस्ते दोस्तों, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, पहले हम उस बातों के बारे में थोड़ी सी हेडलाइन बताएंगे। सबसे पहली बात तो आज ये करनी है, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा आज ही दिल्ली में पहुंच चुकी है और वो हर जगह पर जाते हैं और ये कहते हैं, अभी किसी ने उनको सिखा दिया है कि मोहब्बत की दुकान वो खोल रही है।
तो मोहब्बत की दुकान में कहीं नफ़रत का माल तो नहीं है ना। तो ग्राहकों को सावधान रहना है। भारत की जनता उसकी ग्राहक है और उसको माल सावधानी से टटोल कर देखना है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा पर एक निगाह करेंगे हम। उसके बाद आएंगे हम कश्मीर। कश्मीर में आतंक की फंडिंग के लिए एक बहुत बड़ी हिलचाल हो रही है और कश्मीर में बरसों से जो ये प्रवृत्तियों में जो इन्वॉल्वमेंट रहे हैं वो जमात इस्लामी पर शिकंजा कसता जा रहा है। उसके बारे में भी हम आपसे दो बातें करेंगे और आखिर में वंदे मातरम में देखेंगे हम धरती पुत्र किसानों की एक रैली जो अभी हाल ही में दिल्ली में हुई थी, गर्जना रैली के नाम से, उसके बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं इस सारे विषयों के विस्तार में। तो चलते हैं विचार विस्तार में। नमस्कार दोस्तों, विचार विस्तार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पहले हम बात करेंगे राहुल जी की कथित भारत जोड़ो यात्रा की। जैसा कि आप सब ने देखा होगा, आज ये यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है और दिल्ली में वो राजघाट भी गए हैं। कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी जाएंगे और हमने देखा कि निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर उन्होंने चादर भी चढ़ाई। तो ये उनका प्रयास है कि अपनी बात इस भारत जोड़ो यात्रा से वो कहना चाहते हैं। लेकिन राजकीय विश्लेषकों और जो संभ्रांत नागरिक है उसके मन में दूसरे ही प्रश्न चल रहे हैं। वो शंका इस तरह है दोस्तों कि लगता है कि राहुल जी की मोहब्बत की दुकान में नफ़रत के माल का स्टॉक आ गया है। अगर हम इस पूरे केरला से लेकर दिल्ली तक की अभी तक की उसकी यात्रा का विश्लेषण करें तो ये नारा ज़रूर रहा है कि मोहब्बत की दुकान है, लेकिन उसमें से जो माल बेचा जाता है वो शंकास्पद है और उसका उद्देश्य निर्दोष नहीं है, उसमें कोई निर्दोष भावना नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि कर्नाटक से निकली इस केरला से निकली इस यात्रा से अभी तक उनके सारे बयान जो है वो विवादी रहे हैं और जिस वो राज्य में गए हैं वहाँ उन्होंने भारत की संप्रभुत्व सत्ता के सामने उस राज्य को क्या क्या नुकसान हो रहा है उसकी बातें कही है। यानी कि एक दूसरे राज्य से दूसरे राज्य को अलग करना, दूसरी भाषा को अलग करना, दूसरे लोगों को अलग करना, ये कैसे भारत जोड़ने की बात है? यही एक प्रश्न है। हम थोड़े से आपको एक पृष्ठभूमि में ले जाते हैं। जब 1915 में मोहनदास करमचंद जी गांधी ने भी एक यात्रा ऐसी शुरू की थी। अपने राजकीय गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी की सलाह पर मोहनदास करमचंद गांधी ने ये यात्रा शुरू की थी। गोखले जी ने उनको सलाह दी थी कि यदि मिस्टर गांधी आपको भारत का वास्तविक चरित्र समझना है तो बैरिस्ट्री छोड़कर पूरे भारत का भ्रमण करना होगा और भारत को देखना होगा। और मिस्टर गांधी ने ऐसा किया और भारत का भ्रमण करते करते भारत की आत्मा को समझा। तब जाकर ब्रिटिश सरकार से वो टकराए और मिस्टर M.K. गांधी से महात्मा गांधी बने। दोस्तों, गांधी जी की यात्रा अकेले निकल पड़े थे। वो ऐसी यात्रा थी, एक सत्यशोधक यात्री की तरह, क्योंकि उसको भारत को समझना था, जिसके परिणाम बहुत ही ऐतिहासिक रहे। ये हम अपने भारत के अर्वाचीन इतिहास में देख सकते हैं।
इसका कारण यही था कि गांधी जी भारत को जोड़ने नहीं निकले थे, बल्कि खुद को भारत से जोड़ने के लिए निकले थे। बहुत बड़ा फर्क है भारत जोड़ो और खुद को भारत से जोड़ना। राहुल जी की यात्रा का उद्देश्य खुद को भारत से जोड़ना नहीं है। ये एक चुनावी स्टंट है, चुनावी रैली है, प्रोपेगेंडा है, ऐसा ही सब बताते हैं। इसमें स्टार अट्रैक्शन भी है, फोटो सेशन भी है, सभाएं भी है और विवादी बोलों की बौछार भी है। विश्लेषक शंका करते हैं कि इस यात्रा से भारत जुड़ेगा या टूटेगा। दोस्तों, आप भी सोचिए और हमें सब भारतवासियों को बहुत गंभीरता से इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे राजनीतिक लोग जो नारा दे देते हैं उसको हम कंठस्थ कर लेंगे तो उससे भारत का भविष्य कुछ बनेगा नहीं। भारत को जोड़ने के लिए चरित्र चाहिए, निष्कपट राष्ट्र भावना चाहिए, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गहराई की समझ चाहिए और उद्देश्य को उदात्तता की ज़रूरत हो चाहिए। मनुष्य को जननायक यही चीज़ बनाती है कि वो उद्देश्य में कितना उदात्त है, कितनी बड़ी उसकी सोच है। इसीलिए तो कहते हैं कि कोई यूं ही महात्मा गांधी नहीं बन जाता, बहुत सारा उसके पीछे इतिहास होता है और बहुत सारा उसके पीछे राष्ट्र प्रेम या मनुष्य प्रेम होता है। राहुल जी की यात्रा के दरमियान जहाँ तहाँ जा रहे हैं वहाँ पीछे वो विवादी बोल छोड़ देते हैं। देखिए, हम आपको कुछ सुनाते हैं। राजस्थान के अलवर की सभा में कैसे उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी का ही घोर अपमान कर दिया और लोगों को कहा कि आपको हिंदी नहीं अंग्रेजी सीखनी चाहिए। देखिए एक छोटा सा वीडियो। तो वहां हिंदी काम नहीं आएगी, वहां अंग्रेजी ही काम आएगी। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के गरीब से गरीब किसान का बेटा एक दिन जाकर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, राहुल जी के ये तेवर आपको क्या बता रहे हैं। उसकी भाषा, उसके कहने का ढंग, उसमें कहीं मोहब्बत है या कड़वाहट है, वो आप ही तय कीजिए। दोस्तों, आगे चलकर वो चलते हैं तो तवांग में चीनी सैनिकों को पराजित करने वाले हमारी सेना के बहादुर जवानों के बारे में ऐसी तैसी बात कर देते हैं और वहाँ भी उसकी सोचने की हल्की सोच या बचकानापन दिखाई देता है। देखिए एक और छोटा सा वीडियो। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। दोस्तों, खुद को हिंदू बताते हैं और ये भी कहते हैं कि हिंदुत्व से नफरत है। ये दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं? शरीर भी अपनी परछाई से क्या अलग हो सकता है? वैसे हिंदू और हिंदुत्व कोई दो बातें नहीं है। जब हिंदुत्व है तभी उसी में से कोई हिंदू निकलता है। हिंदुत्व एक गंगोत्री है, एक जन्मस्थली है, जहाँ से ये सारी हिंदू की सोच निकलती है, धारा निकलती है। काश राहुल जी को कोई उनका सलाहकार, हमारे इतिहास के बहुत ही मूर्धन्य साहित्यकार पंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकों के बारे में बताता। काश वो कुछ पढ़ते तो उनको भारत की संस्कृति, भारत की सोच और भारत की सनातन परंपराओं का गौरवशाली इतिहास का ख्याल आता। दोस्तों, वो कर्नाटक में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि कन्नड़ भाषा को अन्याय किया जा रहा है। तमिलनाडु में हिंदी भाषा उस पर ठोकी जा रही है, ऐसी बात करके जनता को उकसाते हैं। तमिल संस्कृति का शोषण हो रहा है, ऐसी बात करके वो तमिल को, दक्षिण को भारत के दूसरे स्थानों से अलग बताते हैं। और तो क्या,
वो केरला में जब जाते हैं, केरला से शुरू करते हैं, तो वहाँ के मतदाता को ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर बताते हैं यूपी की तुलना में। तो ये विभागीय जो रेखाएं वो करते हैं वो भारत को जोड़ती है या तोड़ती है, इसके बारे में भी आप सोचिए ज़रूर। तो ये हमने हाल दिखाया कि राहुल जी की इस यात्रा से अभी तक क्या मर्म निकला है, और आगे जब तक वो कश्मीर तक जाएगी तो हम भी उसके साथ चलते रहते हैं और बताते रहेंगे कि उनमें से और क्या क्या निकलता रहता है। हम प्रार्थना करें कि वो अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और सच्चे अर्थ में वो भारत के अच्छे बेटे बनेंगे, सत्ता के लिए नहीं, अपनी मिट्टी के लिए। तो दोस्तों, ये बात थी राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। अब हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो जम्मू और कश्मीर के बारे में है। दोस्तों, हम देखते हैं सालों से आतंकवाद का साया, और अभी हाल ही में 370 कलम हट जाने के बाद भी पंडितों की हो रही नृशंस हत्या हमें बहुत गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर करती है। सरकार भी इसके बारे में सक्रिय है, और अभी हाल ही में बहुत से सरकारी विभागों ने आतंकवाद का पोषण कर रहे और अलगाववादी प्रवृत्तियों में शामिल रहे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए शुरुआत कर दी है। इसमें अलगाववाद और आतंकवाद की प्रवृत्ति एवं घाटी में कट्टरवाद फैलाने में सालों से सक्रिय एक संस्था है जिसका नाम है जमात इस्लामी। ये जमात इस्लामी बांग्लादेश में भी है, और वहाँ पर भी वो हिंदुओं की हत्याएं करते रहते हैं, और बहुत ही कट्टरपंथी है ऐसी बात कही जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी जमात इस्लामी पर तंत्र की तवाई आई है। हाल ही में जमात की करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है और उसके बैंक अकाउंट भी सील कर दिए गए हैं। जमात इस्लामी सालों से अलगाववाद और आतंकवादी संगठनों और ऐसे नेताओं को पोस रही है, और घाटी में अपनी ऐसी स्कूलें भी चला रही है जहां से ये सब पालन पोषण हो रहा है, ऐसी अलगाववादी नीति का। कश्मीर में पंडितों की नृशंस हत्या के लिए जमात ने बहुत ही रोल अदा किया है, और कश्मीर फाइल्स में वो दिखाते भी है कि किस तरह से अलगाववादी और आतंकवादियों ने पंडितों की नृशंस हत्या की, जो भारत के इतिहास में कुछ अलग ही जगह रखती है। देखिए, इसके बारे में भी हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं, आप देखिए। कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, गांदरबल में एजेंसी ने जमात इस्लामी के दफ्तरों पर छापे मारे हैं और संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। गांदरबल के गडूरा और सफापोरा में भी एसआईए ने कार्रवाई की है। बांदीपुरा की नाज कॉलोनी में भी एसआईए की टीम पहुंची हुई है, कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि 4 जिलों में 30 जगहों पर जमात के ठिकानों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इससे पहले भी हम तस्वीरें साझा कर चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये पोस्टर्स यहां पर चस्पा किए गए हैं। तो दोस्तों, ये आज के विषय विस्तार में हमने आपको जो दिखाया वो सभी हमारे राष्ट्र से, आज के राष्ट्र से, वर्तमान स्थिति से कंसर्न है। और हम ब्रह्मराज में केवल समाचार ही नहीं देते हैं, बल्कि ऐसी बातें भी करती हैं जो विचार आपको या तो राष्ट्रीयता को पोषक बनेगा या फिर आपको जागरूक करेगा कि हमारे राष्ट्र में क्या क्या हो रहा है और ये खेल के पीछे किसको कैसी भावना है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचे। आज तो बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले हम आपको ले जाते हैं हमारे साप्ताहिक स्तंभ वंदे मातरम में। तो आइए वंदे मातरम में चलते हैं। और दोस्तों,
आपसे विदा ले उससे पहले अभी अभी हमें दुखद समाचार मिला है कि 1971 के लोंगोवाल युद्ध के हीरो भैरव सिंह जी का दुखद निधन हो चुका है। दोस्तों, भैरव सिंह जी हमारे 1971 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसके बहुत बड़े हीरो थे। भैरव सिंह ने उस युद्ध में ऐसा वीर पराक्रम किया था कि जिसकी याद हमें हमेशा हमेशा के रही रहेगी। आपको याद दिला दे कि एक फिल्म आई थी बॉर्डर, उसमें सुनील शेट्टी जी ने उनका रोल किया था। लोंगोवाल के इस महान हीरो को हमारा शत शत नमन और हम उनको सलाम के साथ एक राष्ट्रीय हीरो को अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। पूरा राष्ट्र उसके निधन से दुखी है और ऐसे वीरों से ही हमारा भारत बना है और ऐसे वीरों से ही भारत हमेशा जिंदा रहेगा, ऐसी हमें आशा है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम में आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की एक रैली हुई। इसको किसान गर्जना रैली के नाम से कहा गया और इसके आयोजक थे भारतीय किसान संघ, जो अपनी मांगों को हाल ही में 19 दिसंबर के दिन उन्होंने एक इस तरह के मंच का आयोजन किया, किसान गर्जना मंच। इस रैली में हजारों किसान हर एक राज्य में से आए थे और उन्होंने अपनी बातें रखी। किसानों की मुख्य मांगें यही थी कि सभी कृषि उपज जीएसटी से मुक्त करवाया जाए, पीएम किसान सम्मान निधि जो है उसकी राशि में बढ़ोतरी की जाए, अनाज में सब्सिडी के अलावा डीबीटी के माध्यम से किसानों की आर्थिक सहायता भी की जाए, सिंचाई और नदी के लिंक प्रोजेक्ट के लिए सहायता दी जाए और किसान कार्ड की सीमा 10 लाख तक बढ़ाई जाए। इसके उपरांत और भी बहुत सारी मांगे हैं। दोस्तों, ये भारतीय किसान संघ का एक शांत आंदोलन था और समझदारी से भरा आंदोलन था। सरकार भी किसानों की मांग पर बहुत गंभीर है, ये हम और आप सब जानते हैं। स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट भी सरकार ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद उसने जो कायदे बनाए, अलबत् वो राजनीतिक के भोग बन गए और वो सब जो किसानों के बारे में अच्छे काम भारत सरकार ने सोचे थे वो वापस लिया उन्होंने। फिर भी हाल ही में उन्होंने एक कमेटी बनाई है भारत सरकार ने और वो किसानों के लिए जल्दी से जल्दी क्या अच्छे और कार्यक्रम हो सकते हैं उसके बारे में विचार कर रही है और हम मानते हैं कि उसका परिणाम हम जल्दी से देख सकेंगे। दोस्तों, किसान हमारी माटी के जो हैं एक ऐसे सर्जक है जिससे सारी दुनिया में हमारा सिर ऊंचा रहता है। तो इसीलिए हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कभी नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो हम किसानों को बहुत महत्व दे रहे हैं, सरकार भी दे रही है। वो समझती हैं कि हमारे गाँवों का देश है भारत और भारत में जो उपज होती है वो किसानों के पसीने से होती है और किसान ही हमारे अन्नदाता है। ब्रह्मनाथ भी एक अभिलाषा रखता है कि किसानों की मांगों पर जल्दी से विचार किया जाएगा और किसानों का हित कैसे हो इसी के बारे में सोचा जाएगा। आइए हम उसके लिए आपको दिखाते हैं थोड़े दिल्ली में कैसी रैली हुई, उसका एक छोटा सा वीडियो और छोटे से फ़ोटो के इमेजेस। दोस्तों, आज तो बस इतना ही। हम आपसे आज्ञा लेंगे। आपको ब्रह्मनाथ का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आपको कौन सी बात इसमें से अच्छी लगी, ये हमें ज़रूर बताइए। आप हमसे जुड़िए, फिर से आपसे प्रार्थना करते हैं सब्सक्राइब कीजिए और राष्ट्रीय जागरण अभियान में आप हमारा हिस्सा बनिए। तो हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।
सबके हाथ खड़े होने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद माता की। माननीय महामंत्री जी मोहिनी मोहन जी। भारत माता की, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। हम लोग पूरे देश के किसान हैं, सरकार को नाक दबाने के लिए रामलीला मैदान में आए हैं और सरकार बोली थी